हिस्ट्री दिमाग में आते ही हमारे पास डेट्स आते हैं, इवेंट्स आते हैं, कन्फ्यूज़न होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं याद करने के लिए, बोरिंग सब्जेक्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी, एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी हिस्ट्री विल बिकम मोर फन एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सो आज का जो लेक्चर है वो हम शुरू करते हैं। क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगी कि कौन सा टाइम पीरियड मेडिवल का है, कौन सा एंशियंट का एंड कौन सा मॉडर्न का। फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक टाइम टू 10th सेंचुरी, जो हमारा टाइम पीरियड है उसको हम एंशियंट में कंसिडर करते हैं। ये हमारा एंशियंट टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड के दौरान डेथ ऑफ हर्षवर्धन इन 647 एडी, जो इंडिजीनियस रूलर थे उनकी डेथ हुई थी, और पहली बार इस्लामिक इन्वेशन हुआ था इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और ये इन्वेशन 712 टू 713 के बीच में हुआ था। जब ये इन्वेशन हुआ, इस इन्वेशन के टाइम पीरियड को बिगनिंग ऑफ द अर्ली मेडिवल पीरियड बोला गया, और काफ़ी दफ़ा हम इसको लेट एंशियंट भी बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा एंशियंट पीरियड चला वो प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर 10th सेंचुरी तक चला। उसके बीच में जब इस्लामिक इन्वेशन हुआ, उस पीरियड को हमने क्या कहा, बिगनिंग ऑफ द अर्ली मेडिवल पीरियड। इस्लामिक रूल इस्टेब्लिश हुआ, पहले तो इन्वेशन ही हुआ था, अब इस्टेब्लिश हुआ इन 1526 में, जब बाबर ने लोधी सुल्तान को हराया। उस टाइम पे लोधी डायनेस्टी हुआ करती थी। जब उन्होंने हराया, वो इस्टेब्लिश हुए इंडिया के अंदर, उस टाइम पीरियड को हमने कहा बिगनिंग ऑफ द मेडिवल पीरियड। और ये जो पीरियड था ये 1707 औरंगजेब की डेथ तक चला, क्योंकि आफ्टर द औरंगजेब डेथ जो बाकी जो मुगल्स हैं वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, और जिसकी वजह से जो मुगल्स की पावर थी वो 1707 के बाद डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी। बीच में जिस टाइम पे मुग़ल पावर थी, उस टाइम पे यूरोपियन कंपनीज़ का भी इंडिया के अंदर आना हुआ फॉर द ट्रेडिंग पर्पस, व्यापार करने के पर्पस से वो आए थे। और जब उनका आना हुआ, उस पीरियड को हमने कहा बिगनिंग ऑफ द अर्ली मॉडर्न पीरियड। एंड बाय द मिड ऑफ द 18th सेंचुरी, इट मीन 1750s, उसको हमने कहा बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड। और ये कहाँ तक चला, ये चला 1945 तक। दोबारा से हम देख लेते हैं। प्री हिस्टोरिक टाइम से लेके 10th सेंचुरी एडी तक इस पीरियड को हम कंसिडर करते हैं एंशियंट पीरियड। बीच में क्या हुआ, इस्लामिक इन्वेशन हुआ पहली बार इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ड्यूरिंग द एंशियंट पीरियड, और ये जो था ये हमारा था 712 टू 713। उसको हमने कहा कि यहाँ से हमारा जो मेडिवल पीरियड था वो शुरू हो चुका था। ये शुरू हुआ प्रॉपर वे में, ये कब शुरू हुआ, जब इस्टेब्लिश हो गए जो मुग़ल जो रूलर थे, जब वो इस्टेब्लिश हो गए, बाबर इस्टेब्लिश हुए थे, उस टाइम को हमने कहा बिगनिंग ऑफ द मेडिवल पीरियड। ये कहाँ तक चला, 1707 तक। औरंगजेब की जब डेथ हुई तब तक ये चला। बीच बीच में कंपनियों का भी आना हुआ, यूरोपियन कंपनीज़ का, उसको हमने कहा बिगनिंग ऑफ अर्ली मॉडर्न पीरियड। और बिगनिंग कब कहा, बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड हमने कब कहा, जब हमारा जो मेडिवल पीरियड था वो एंड हो गया था विद द डेथ ऑफ द औरंगजेब इन 1750 से 1945। ये पूरा हमारा प्रॉपर मॉडर्न पीरियड चला था। 1945 में एंड ऑफ मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड, इसका मतलब हमें मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री में हमें ये कंपनीज जब आई, दैट इज बिगनिंग ऑफ द अर्ली मॉडर्न पीरियड, यहाँ से लेकर 1945 तक क्या क्या इवेंट्स रहे, कब कौन सी कंपनी आई, किस तरह से वो कंसोलिडेट हुए, किस तरह से उन्होंने मुगल्स को हराया, या किस तरह से उन्होंने रीजनल पावर्स को हराया, उस चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग थी हमारी मॉडर्न पीरियड की, उसमें कंपनीज आई थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ट्रेडिंग के लिए, व्यापार करने के लिए। जो सबसे पहली कंपनी आई थी वो हमारी आई थी पुर्तगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी। बट अगर यहाँ पे आप डेट देखेंगे ये 1498 है। इस टाइम पे हमारा मेडिवल पीरियड चल रहा था, लोधी डायनेस्टी चल रही थी, अभी तक तो मुगल भी नहीं आए, तो इसको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। पुर्तगीज़ इसलिए आए थे क्योंकि वेस्को द गामा ने पहली बार, वो फर्स्ट पर्सन ऐसे थे जिन्होंने सी रूट फाइंड कर लिया था इंडिया तक पहुँचने का। उसके बाद फिर बाकी भी कंपनियाँ आई। 1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, 1616 में डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, एंड 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ये लास्ट यूरोपियन कंट्री थी जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आई थी। मुगल
जो रूलर थे वो कब इस्टेब्लिश हुए थे, वो हुए थे 1526 में। इट मीन्स जिस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी का आना हुआ उस टाइम पे मुगल एम्परर थे। अब वो कौन से थे, तो यहाँ पे देखिए बाबर 1526 में आए, उसके बाद बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ एंड औरंगजेब, ये पावरफुल मुगल्स रहे हैं। औरंगजेब के बाद भी मुगल्स थे बट वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं थे और मुगल्स की पावर डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी। तो औरंगजेब पे ही जो मेडिवल पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है। जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आना हुआ उस टाइम पे जो मुगल एम्परर थे वो अकबर थे। अकबर का जो पीरियड रहा 1556 से 1605 तक का रहा। उसके बाद फिर जहांगीर आए, जहांगीर के टाइम पे फिर बाकी कंपनियाँ आई हैं, मतलब कुछ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अकबर के टाइम पे आई है, फिर बाकी कंपनी जहांगीर के टाइम पे आई है। 1707 में जिस टाइम पे डेथ हुई औरंगजेब की, अभी तो कंपनी आ रही थी, कुछ कर नहीं रही थी क्योंकि जो मुगल्स थे वो पावर में थे, बट 1707 में जब डेथ हुई औरंगजेब की, उस डेथ से हुआ क्या, उस डेथ से लेटर मुगल्स आए जो कि इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे एंड री इमर्जिंग ऑफ द मैनी रीजनल किंगडम्स, क्योंकि जो औरंगजेब थे वो काफ़ी सारे राज्यों पे रूल किया करते थे। तो कुछ राज्य तो ऐसे थे जो कि पहले किसी और की पावर में थे, बट क्योंकि मुगल एम्परर के पास काफ़ी पावर है तो वो रूल कर रहे थे। कुछ ऐसे थे जहाँ पे उन्होंने अपने किसी को बिठा रखा था कि आप इस पे रूल करिए। तो जैसे ही मुगल की पावर डिक्लाइन होना शुरू हुई, जो स्टेट्स हैं जो कि औरंगजेब के अंडर में थी, औरंगजेब जिनके ऊपर रूल करते थे, वो दोबारा से री इमर्ज होना शुरू हुई, अपनी ऑटोनमी गेन करना उन्होंने शुरू किया। उसके बाद फ्रेंच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये लोग आपस में लड़ते रहते थे ड्यू टू द कंपटीशन इन द यूरोपियन मार्केट। बाकी जो कंपनीज थी उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कन्फ्रंट करें। जो पावरफुल थी, जो टक्कर देने वाली थी, वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसलिए यहाँ पे सिर्फ दो कंपनीज का नाम मेंशन किया गया है। लेटर मुगल्स में कौन कौन आए, बहादुर शाह, ये औरंगजेब के बेटे थे। उसके बाद फारूक सियार, ये तो आपने सुना ही होगा, इन्होंने ही रॉयल फरमान जारी किया था और जिसकी वजह से बाद में दिक्कतें होना शुरू हो गई थी। मोहम्मद शाह, देन शाह आलम एंड बहादुर शाह जफर, ये वही शाह आलम है जो कि बैटल ऑफ बक्सर में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था मीर कासिम के साथ। वन बाय वन हम देखते हैं कि जब मुगल एम्परर्स की पावर डिक्लाइन होना शुरू हुई उस टाइम पे क्या हुआ। 1707 के बाद डिक्लाइन होना शुरू हो गई। 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद उनके बेटे थे, वो सक्सेसर की पोस्ट पे आए, डेट इज़ बहादुर शाह। और ईस्ट इंडिया और साथ के साथ क्या हुआ, रीजनल किंगडम्स की पावर्स इमर्ज हुई, जिसमें मराठास, मैसूर, पंजाब, बंगाल, हैदराबाद, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आई जो इमर्ज होके आई। उसके बाद एक साइड पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसको प्रॉब्लम थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई था। बीच में क्या हुआ कि जो मुगल एम्परर थे, दैट इज़ फारूक सियार ने एक रॉयल फरमान जारी कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। उस रॉयल फरमान के अकॉर्डिंग ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगता है वो टैक्स नहीं देगी, उसको उस चीज़ में राहत दी जाती है। एंड ही गेव अनड्यू एडवांटेज टू द ब्रिटिशर्स इन इंडिया एंड दे स्टार्टेड टू कंसोलिडेट देयर पोजीशन इन इंडिया। ये जो चीज़ हुई थी ये बहुत ज़्यादा गलत हुई थी, इससे उनके हाथ में थोड़ी सी पावर, उनके हाथ में पावर आ गई थी। अब क्या हुआ कि इस टाइम पे इन्होंने इंटरफेयर करना शुरू नहीं किया था। इस टाइम पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंपटीशन थी, दैट इज़ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके साथ इन लोगों के वार हुए। सी, एक साइड पे ये चल रहा है, एक साइड पे ये, तो वार हुए। वार जो हुआ 1746-48 में फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार हुआ। इन वार्स को जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुए, इनको हमने कार्नेटिक वार बोला क्योंकि ये कार्नेटिक एरिया में हुए थे। कार्नेटिक एरिया कौन से, जैसे तमिलनाडु, कन्याकुमारी, मद्रास, ये जो नीचे का एरिया आ जाता है ये कार्नेटिक एरिया है हमारा। यहाँ पे इन दोनों में युद्ध हुआ और जो थर्ड जो बैटल था 1760 में, वार में 1760 में एक बैटल हुआ, डेट इज़ बैटल ऑफ वेंडी वॉश, जिसने जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको इतना ज़्यादा वीक कर दिया कि वो पूरी तरह से हार गए, वो डिफीट हो गए फ्रॉम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1760 तक यहाँ पे जो कंपनी थी
इंडिया में जो पावरफुल यूरोपियन कंट्री थी वो कौन सी इमर्ज होके आई, वो आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1759 में ही इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था। रही पुर्तगीज़ की बात, तो पुर्तगीज़ के साथ इन लोगों के अच्छे रिलेशन थे, मैट्रिमोनियल अलायंस थे। उस बेसिस पे ना पुर्तगीज़ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रीजन्स में इंटरफेयर करते थे, ना ये पुर्तगीज़ के उसमें इंटरफेयर करते थे। डच वालों को हरा चुके थे, फ्रेंच को हरा चुके थे, और कोई इतना खास बचा नहीं था जो इन्हें टक्कर दे पाए। और यहाँ पे क्या होता था, जो लेटर मुगल्स थे, लेटर मुगल्स जैसे मोहम्मद शाह अब यहाँ पे थे एक नादिर शाह, जो क्या कोई इन्वेट करते रहते थे इंडिया के अंदर। एक नादिर शाह इन्वेट करता रहता था इंडिया के अंदर, इससे फाइट करता रहता था। इसी का जो सक्सेसर आया इससे भी ज़्यादा खतरनाक, दैट इज़ अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा इन 1761 विद द मराठास। जिस टाइम पे मुगल की पावर डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी, उस टाइम पे रीजनल पावर्स री इमर्ज होना शुरू हो रही थी। उन मुगल पावर्स में भी जो सबसे ज़्यादा पावरफुल पावर थी वो थी मराठास पावर। मराठास इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि ये ब्रिटिशर्स को हरा सकते थे। बट अहमद शाह अब्दाली, जिसने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा मराठास के साथ इन 1761 में और मराठास को हराया, तो कहीं ना कहीं मराठास वीक हो चुके थे और इस वीकनेस का फ़ायदा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पहुंचा। क्योंकि अगर नादिर शाह आके नहीं हराता, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत नहीं होता, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई थे कि जो मराठा थे वो किसको हरा देते, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा देते, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। साइड बाय साइड जब ये लोग यहाँ से फ्री हुए, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच की तरफ से फ्री हो गई, अदर यूरोपियन कंट्रीज से फ्री हो गई, तो इन्होंने दखल अंदाजी करना शुरू कर दिया। रीजनल पावर्स के अंदर, इंडिया के एम्परर्स के अंदर दखल अंदाजी करना शुरू कर दिया। सबसे पहले जो इन्होंने स्टार्टिंग की, डैट इज़ बंगाल के जो फाउंडर थे मुर्शिद कुली खान, इन्होंने कैपिटल एक फाउंड की थी, डैट इज़ मुर्शिदाबाद। और बंगाल के बाकी जो आए, अली वर्दी खान, इन्होंने कंसोलिडेशन स्टार्ट किया, इन्होंने अपने राज्य को बढ़ाया। तो उस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट प्रोविंस जो थी इंडिया के अंदर वो बंगाल थी। रिचेस्ट प्रोविंस जो थी वो बंगाल थी, और इसी वजह से अंग्रेज़ों की जो नज़रें थी, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़रें थी, वो बंगाल के ऊपर थी। 1756 में सिराजुद्दौला आया, सिराजुद्दौला, और 1756 में एक बैटल लड़ा गया बिटवीन द सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ा गया। सिराजुद्दौला इसमें जीत सकते थे, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई, इनके जो सेनापति थे, दैट इज़ मीर जफर, वो उनके साथ जाके मिल गए। इनके जो 3-4 और ख़ास जो लोग थे वो उनके साथ जाके मिल गए, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला को यहाँ पे हार देखनी पड़ी। उसके बाद 1764 में जिस टाइम पे मीर कासिम थे, बंगाल के नवाब, जिस टाइम पे मीर कासिम थे, उस टाइम पे क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ। बैटल ऑफ बक्सर किस किस के बीच में हुआ था, मीर कासिम, शाह आलम जो कि मुगल एम्परर थे, एंड शुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध, ये अवध के नवाब थे। इन तीनों ने गठबंधन किया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट ये लड़े, उनसे लड़े। बट इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी, और जैसे ही वो जीती, उन्होंने शाह आलम टू को क्या किया, बंगाल संभालने के लिए कहा। वो एक कठपुतली की तरह बन के रह गए। उन्हें फोर्स किया गया कि वो दीवानी राइट्स ऑफ बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा को जो दीवानी राइट्स है वो ब्रिटिशर्स को दिए जाएं। व्हाट इज़ दीवानी राइट्स, दैट इज़ रेवेन्यू कलेक्शन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक साथ दो जीत हो चुकी थी, 1764 एंड 1761। 1761 में जो उन्होंने अपने कंपटीशन में फ्रेंच की कंपनी थी या जो डच की कंपनी थी उनको हरा दिया था, उनको साइड कर दिया था। और वहीं 1764 में उनके पास पावर्स आ गई थी, पॉलिटिकल पावर्स आ गई थी, इकोनॉमिक पावर आ गई थी, बिकॉज ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। और उनके अंदर जब इन्होंने ये फाइट लड़ी, जीते वो फाइट, और कहीं ना कहीं लालच भी बढ़ा, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी आया कि वो हरा सकते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने मैसूर से उन्होंने लड़ाई की, क्योंकि मैसूर भी सेकंड रिचेस्ट प्रोविंस में आता था। पहला बंगाल था, सेकंड मैसूर। मैसूर जो था वो वोल्डेयर डायनेस्टी के अंदर आता था,
जिनके जो रूलर डायनेस्टी ऑफ द मैसूर, कि मैसूर के ऊपर भी एक डायनेस्टी चली आ रही थी, बट जो हैदर अली जो उनके एक वो थे सैनिक थे, उनकी योग्यता बहुत ज़्यादा थी, अपनी योग्यता के बेसिस पे वो रूलर बने मैसूर के। उसके बाद 1766 में जब ये बैटल ऑफ बक्सर से ख़त्म फ्री हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग, तो इन्होंने फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार लड़ा, जिसमें ब्रिटिश जो थे वो हारे। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार 1718 एंड 84 में हुआ। 1994 में थर्ड हुआ। 1782-84 में क्या हुआ, जो हैदर अली थे वो 1782 में उनकी मृत्यु हो गई बिकॉज ऑफ द कैंसर। तो जो वार चल रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, उसको कंटिन्यू रखा टीपू सुल्तान ने। 1792-94 में टीपू सुल्तान हार गए, उनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई। इनफैक्ट उनके दो बच्चों को जो वहाँ के गवर्नर थे उन्होंने अपने पास रख लिया कि जब तक आप पेनल्टी नहीं दोगे आपके ये बच्चे मेरे पास हैं। उनके जो दो सन थे, उनकी जो टीपू सुल्तान की जो टेरिटरी थी वो आधे से ज़्यादा ले ली गई। एक तरह से ये जो ट्रीटी हुई थी, ये ट्रीटी ऑफ ह्यूमिलिएशन थी। 1799 में इसका बदला लेने के लिए टीपू सुल्तान फिर से लड़े, बट वो इस बार डिफीट हुए और किल्ड और मारे गए वाइल डिफेंडिंग हिज कैपिटल शेरिंगापट्टनम। अब अगर आप यहाँ से देखें तो दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया, इतना अच्छा नहीं है। तो बंगाल किसके कब्जे में है? बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में है। कार्नेटिक जो रीजन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में है, क्योंकि कार्नेटिक जो एरिया है वहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में वार हुआ था, जिसमें ब्रिटिश इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती। तो कार्नेटिक वाला जो पोर्शन है ये भी उनके पास है। उसके बाद मैसूर को भी वो अपने कब्जे में कर चुके हैं, टीपू सुल्तान को हरा चुके हैं, टीपू सुल्तान मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं अगर ज़्यादा अच्छी तरह बोला जाए। और हैदराबाद के साथ इन्होंने क्या किया था, सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया था। सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया था, इट मीन्स कहीं ना कहीं अब जो हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो भी इनके साथ थे। ये सारी चीज़ें हो क्यों रही थी? ये सारी चीज़ें क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो मोस्ट पावरफुल रीजनल पावर जो इमर्ज होके आई थी आफ्टर द डिक्लाइनिंग पावर ऑफ द मुगल एम्पर, वो मराठास की थी। मराठास को ये इतनी आसानी से हरा नहीं सकते थे, तो इन्होंने क्या किया, पहले बॉर्डिंग क्रिएट करना शुरू की। इन्होंने पहले बंगाल को हराया, कार्नेटिक वार्स इन्होंने किए, मैसूर को हराया, हैदराबाद के साथ सब्सिडरी अलायंस मतलब साइन की। एक तरह से मराठास को घेरा गया, और घेरने के बाद जब सफिशिएंट टाइम मिल गया फिर इन्होंने मराठास के ऊपर अटैक किया। और मराठास उस टाइम पे भी नहीं हारते। अगर बैटल ऑफ पानीपत नहीं होता, नादिर शाह अब्दाली आके मराठास को नहीं हराता, क्योंकि उस टाइम तक जो मराठास थे वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुके थे, और यही एक रीज़न था कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हार गए। तो मराठास कन्फेडरेसी छत्रपति शिवाजी ने इस्टेब्लिश की थी। और जैसे ही मुगल एम्परर्स आए, उनका राज चला मराठास के ऊपर, और जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई, मराठास ने दोबारा से रीअसर्ट की देयर ऑटोनमी एंड दिस राइज ऑफ द पेशवा आई। 1713 में 1720 तक बालाजी विश्वनाथ, देन 1720 से 40 बाजीराव वन। 1761 में ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था अहमद शाह अब्दाली के साथ, जिसने मराठास को वीक कर दिया। 1761 में 1718 तक फिर बाकी सक्सेसर आई। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो मैसूर था वो कब कब्जे में लिया गया, 1799 में। अब यहाँ पे क्या था कि जब पहला एंग्लो वॉर हुआ था 1799 में, उन्होंने मैसूर अपने कब्जे में लिया है। उससे पहले भी वो अटैक कर चुके थे मराठास पे, लेकिन उसमें जो ब्रिटिश थे वो डिफीट हो चुके थे। उन्हें कहीं ना कहीं आइडिया लग चुका था कि जो मराठास है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उनसे इतनी आसानी से तो नहीं जीता जा सकता। फिर उन्होंने क्या किया, पहले मैसूर को अपने कब्जे में लिया, और उसके बाद मैसूर को कब्जे में लेने के बाद फिर इन्होंने दोबारा से अटैक किया। 1803 से 1806 में सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, जिसमें मराठा हारे और उन्होंने एक सब्सिडरी अलायंस साइन किया। 1817 में 1818 तक थर्ड हुआ, और जिसमें जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मराठास की टेरिटरी को कम्प्लीटली एनेक्ट कर लिया, कम्प्लीटली अपने कब्जे में ले लिया। अब यहाँ पे कौन बचा? बंगाल उनके हिस्से में, हैदराबाद ने सब्सिडरी अलायंस साइन कर दिया, कार्नेटिक पहले ही उनके हिस्से में है, मैसूर टीपू सुल्तान शहीद हो चुके हैं,
एंड यहाँ पे हमारा आता है मराठास। मराठास को भी वो उन्होंने हरा दिया, सब्सिडियरी अलायंस साइन करवा लिया। अब यहाँ बचा पंजाब। पंजाब के जो फाउंडर थे दैट पंजाब के जो फाउंडर थे वो थे महाराजा रंजीत सिंह, और वो इस चीज़ में बिलीव रखते थे कि जो आर्मी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। उनकी आर्मी सेकंड स्ट्रांग आर्मी थी। फर्स्ट नंबर पर जाहिर सी बात है ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी वो स्ट्रांग थी, सेकंड नंबर पर महाराजा रंजीत सिंह की थी। ब्रिटिशर्स को पता था कि इनकी आर्मी स्ट्रांग है, जिस वजह से उन्होंने कभी भी पंजाब के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कन्फ्रंटेशन नहीं हुई, और उन्होंने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की, जिसमें महाराजा रंजीत सिंह का ये बोलना था कि वो उनके रीजन में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और जो ब्रिटिशर्स है वो मराठास के रीजन में इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही डेथ हुई महाराजा रंजीत सिंह की, विद इन 10 ईयर्स ओनली ब्रिटिशर्स कम्प्लीटली एनेक्स्ड द पंजाब। ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे दखल अंदाजी करना शुरू कर दिया। जैसे ही महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हुई 1845 से 1846 तक उन्होंने फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर लड़ा, जिसमें उन्होंने सिखों को हराया, और 1848-1849 में पंजाब को कम्प्लीटली अपने अंडर में ले लिया, पंजाब को एनेक्स्ट कर लिया। ये जो लालच था, ये जो ग्रीड थी एनेक्स करने की, टेरिटरी लेने की, ये ग्रीड बढ़ चुकी थी। नीड फुलफिल हो सकती है बट ग्रीड फुलफिल नहीं हो सकती। ये ग्रीड बढ़ चुकी थी, और जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अजीब और गरीब पॉलिसी इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, जैसे सब्सिडियरी अलायंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जहाँ पे वो ट्राई करते थे कि जो प्रिंसली स्टेट्स है वो भी उनके अंडर में आ जाए। झांसी जैसे रानी लक्ष्मीबाई, उनका कोई अपना सन नहीं था, एडॉप्टेड सन था, तो उस पर उन्होंने वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा रहे थे कि जो राज्य है, झांसी जो है वो किसके पास जाएगी, वो अंग्रेज़ों के पास जाएगी, क्योंकि उनका वो अपना पुत्र नहीं है। इसी को तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा गया। और यही रीज़न था, एक रीज़न ये भी था कि हैशली एनेक्सेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स बाय द ब्रिटिशर्स इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ 1857 रिवॉल्ट। कि 1857 रिवॉल्ट का एक रीज़न ये भी था, सिपाही म्यूटिनी तो थी बट ये भी था। 1857 के रिवॉल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा गया। एंड 1850 जहाँ पे 1857 से पहले हर कोई अलग अलग राज्य में बटा हुआ था, कोई भी नेशनलिज्म की स्पिरिट नहीं थी। 1857 के रिवॉल्ट से होने की वजह से क्या हुआ, इट प्लांटेड द सीड्स ऑफ नेशनलिज्म इन द माइंड्स ऑफ द इंडियंस, और जो लोग थे उन्होंने काफ़ी सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू कर दिया। फ्रीडम स्ट्रगल टाइमलाइन की काफ़ी सारी रीजनल पावर्स आई, फिर काफ़ी सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज होके आए, फिर उन्होंने कहा कि एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कि रिप्रेजेंट करे इंडियंस को। इसलिए इन 1885 फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ। 1885 से 1904 तक मॉडरेट फेस रहा, एंड 1905 से 1917 तक एक्सट्रीमिस्ट फेस रहा। जो फर्स्ट फेज था, इस तीनों को, फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस, मॉडरेट फेज एंड द एक्सट्रीमिस्ट फेज, इस फेज को हमने कहा फर्स्ट फेज या फेज फर्स्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। सी, अगर किसी को भी किसी के अगेंस्ट लड़ना है और उसके लिए आपको बहुत सारे लोगों का समर्थन चाहिए, तो वो एक दिन में वो समर्थन पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों को समझाना पड़ेगा कि आपके साथ गलत हो रहा है, उन्हें इस चीज़ से अवेयर करवाना पड़ेगा, नॉलेज देनी पड़ेगी, उन्हें दिखाना पड़ेगा कि देखो तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, इसलिए तुम्हें लड़ना है। तो ये जो पड़ाव चला 1885 से 1917 तक, ये एक तरह से अवेयरनेस कैंपेन जिसको हम बोल सकते हैं, ये चला। लोगों को जागरूक किया गया कि जो ब्रिटिशर्स है वो गलत कर रहे हैं, उनको भगाने के लिए हम सबको एक साथ मिल के उनके अगेंस्ट हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और उनको अवेयर करवाया कि उनके साथ जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। 1905 में जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि ये सारी चीज़ें इंडिया के लोगों के अंदर हो रही हैं, इंडिया के लोग जो हैं वो जागरूक हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि बंगाल का पार्टीशन कर दिया। उन्होंने बंगाल का पार्टीशन क्यों किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर ये लोग यूनाइट रहे, अगर इंडिया के लोग यूनाइट रहे तो ब्रिटिश का राज करना इंडिया के ऊपर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि इंडियंस को सेपरेट कर दिया जाए, जिसकी वजह से हम एक पॉलिसी पढ़ते हैं, द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा लाई गई थी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की स्टार्टिंग क्या हुई थी 1905 में। वहाँ पे ब्रिटिशर्स का बोलना था कि अगर
बंगाल एक साथ रहा तो पावरफुल है, इसलिए इसको डिवाइड कर दिया जाए और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, मतलब एक तरह से इनको अलग अलग कर दिया जाए। तो ब्रिटिशर्स बाय द बंगाल पार्टीशन ब्रिटिशर्स प्लांटेड सीड्स ऑफ कॉम्युनलिज्म इन इंडिया। इससे पहले किसी के दिमाग में ये थॉट था भी नहीं कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, सब सारे के सारे भारतीय थे। बट बंगाल पार्टीशन के बाद क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं लोगों के कल्चर में चेंज आया, कस्टम्स में चेंज आया, उनकी सोच में चेंज आया और सेपरेशन होना शुरू हो गया हिंदुओं में और मुस्लिम्स में। 1905 में 1908 तक स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया। 1906 में पहली बार मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ। सी पार्टीशन कब हुआ है, पार्टीशन हुआ है 1905 में। विद इन 1 ईयर मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो गया। इससे पहले हिंदू मुस्लिम वर्ड आपने नहीं सुना होगा, लेकिन यहाँ पे आपको पहली बार मुस्लिम वर्ड सुनने को मिला। और इस कॉम्युनलिज्म का जो पूरा का पूरा जो श्रेय जाता है, या जो हम बोल सकते हैं कि इसके जो कर्ता धर्ता थे वो ब्रिटिशर्स थे। 1906 में कैलकाटा सेशन हुआ इन ऑफ 1906। यहाँ पे आप ये देखेंगे कि 1906 में अगर मुस्लिम लीग फॉर्मेशन हुआ तो इसको देखा देखी हिंदू महासभा का भी गठबंधन हुआ था। कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स थे वो लोगों को कम्युनलिज्म के बेसिस पे बांटने में सक्सेसफुल हुए थे, और जिसकी वजह से लोगों में आपस में ही भेदभाव की भावना शुरू हो गई थी। और ब्रिटिशर्स कामयाब हुए थे लोगों को डिवाइड करने में। 1907 में सूरत स्प्लिट हुई, क्योंकि सूरत स्प्लिट क्यों हुई थी, कांग्रेस के अंदर उन्होंने दोबारा से ब्रिटिशर्स ने ये पॉलिसी अपनाई कि जो कांग्रेस है वो स्ट्रॉन्ग पार्टी है। अब कांग्रेस के अंदर दो तरह के लोग हैं, एक वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे और अपनी बात मनवा लेंगे, डैट इज़ मॉडरेट पीपल। और एक थे एक्सट्रीमिस्ट जिनका बोलना ये था कि इससे कुछ नहीं होना, हमें हमारे स्वराज के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से जो कांग्रेस थी, कांग्रेस में दो तरह के लोगों की सोच डिवाइड थी। जहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट ये बोल रहे थे कि उनके जो लीडर है, जो प्रेसिडेंट हैं, वो लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक को बनना चाहिए। वहीं पे ही मॉडरेट्स का बोलना ये था कि A.O. ह्यूम का प्रेसिडेंट के लिए बनना चाहिए, जिसकी वजह से इन दोनों में आपस में लड़ाई हो गई, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स में। और यहाँ पे कांग्रेस डिवाइड हो गई। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मॉडरेट्स को सपोर्ट किया और उन्होंने ये कहा कि वो कुछ पॉलिसीज लेके आएंगे, और मॉडरेट्स उनके बहकावे में आ गए। कांग्रेस यहाँ पे स्प्लिट हो गई। सूरत में ये हुआ था, इसको सूरत स्प्लिट का नाम दिया गया। और बाल गंगाधर, काफ़ी सारे एक्सट्रीमिस्ट को जेल में डाल दिया गया, जिसमें बाल गंगाधर तिलक को मंडाले भेज दिया गया, जो कि इंडिया से बाहर है। 6 साल के लिए उन्हें इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुना दी गई। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ये वादा किया था मॉडरेट से कि वो अच्छी पॉलिसी लेके आएंगे, और उस वादे के बहकावे में मॉडरेट्स आ गए और एक्सट्रीमिस्ट उनसे अलग हो गए। कांग्रेस पार्टी डिवाइड हो गई। 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, और ये अनादर रिफ्लेक्शन मैनिफेस्टेशन था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का ब्रिटिशर्स में। क्यों ये अनादर मैनिफेस्टेशन कैसे था डिवाइड एंड रूल का, क्योंकि इन्होंने 1909 में सेपरेट इलेक्टोरल रखा मुस्लिम्स के लिए। कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा प्रिविलेज दी, कहीं ना कहीं उन्होंने ये बोला कि उन्होंने ये इनडायरेक्ट वे में ये रिप्रेजेंट किया कि जो मुस्लिम्स हैं वो अलग है और जो हिंदू हैं वो अलग हैं। ये डिवाइड एंड रूल उनकी पॉलिसी चली, जो कि जो मॉडरेट्स थे कांग्रेस के उनको पसंद नहीं आया। लेकिन आखिरकार रिस्पॉन्सिबल कौन था, रिस्पॉन्सिबल मॉडरेट्स थे वो, क्योंकि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बातों में आए। गदर मूवमेंट शुरू हुई। गदर मूवमेंट हालांकि हमारे इंडिया में शुरू नहीं हुई थी, गदर मूवमेंट आउटसाइड इंडिया USA में शुरू हुई थी, USA कनाडा में शुरू हुई थी। और गदर मूवमेंट, इनका जो ऑफिस था वो सैन फ्रांसिस्को में इनका ऑफिस था। इसमें पंजाबी इंडियंस थे। इन द USA एंड कनाडा पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन गदर मूवमेंट का पहले नाम था। इसके जो लीडर्स थे, जो मेन लीडर्स थे, वो थे लाला हरदयाल, तारकनाथ बस, सोहन सिंह बखना
और गदर मूवमेंट से इन्फ्लुएंस हमारे इंडिया के काफ़ी सारे लोग भी थे कि ब्रिटिशर्स को पावर के दम पे भगाया जा सकता है। 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वार फर्स्ट चला, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। ये नहीं बोल सकते इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, ये बोलना ज़्यादा ठीक रहेगा कि इंडिया जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियन का सपोर्ट लिया ताकि वो वर्ल्ड वार फर्स्ट में फ़ाइट कर सकें। 1914 में बाल गंगाधर तिलक को रिलीज़ किया गया जेल से। बाल गंगाधर तिलक को रिलीज़ किया गया और विद इन 2 years बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट के साथ मिलके, एनी बेसेंट इंडियन नहीं थी, ये भारतीय थी, बट इन्होंने इंडिया के लिए काफ़ी काम किया है। एनी बेसेंट के साथ बाल गंगाधर तिलक ने मिलके 1916 में होम रूल मूवमेंट चलाई। व्हाट इज़ होम रूल मूवमेंट? इसका जो मोटो था वो था सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया, कि इंडिया पे कोई दूसरी गवर्नमेंट क्यों राज्य करे, इंडिया पे इंडिया के लोग राज करेंगे। दिस इज़ द होम रूल मूवमेंट। ऑल्दो इट वाज नॉट दैट सक्सेसफुल, कि ये सक्सेसफुल नहीं रहा था, बट इट सेपरेट द नेशनलिज्म, इट स्प्रेड द नेशनलिज्म इन एवरीवेयर एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। वहीं पे ही अगर हम बात करें कि गांधी जी का कब आना हुआ था, सी 1916 में होम रूल मूवमेंट हमारी इंडिया में शुरू हो चुका था और 1915 में गांधी जी इंडिया में आए थे। गांधी जी का जो एरा चला, गांधी जी बैरिस्टर थे। ये इन्होंने जो लॉ थी वो इंग्लैंड से लॉ किया था। 1893 से 1914 तक ये साउथ अफ्रीका में थे। 1950 में उनका आना शुरू हुआ। 1893 से 1940 तक साउथ अफ्रीका में जो इंडियंस थे, इंडियंस के लिए, इंडियंस की वहाँ पे जो हालत थी, जो कंडीशन थी वो काफ़ी ख़राब थी। उसके लिए इन्होंने काफ़ी सारे मूवमेंट्स चलाए और उसमें ये सक्सेसफुल भी हुए। उसके बाद जब इनका 1915 में इंडिया में आना हुआ, इंडिया में भी इन्होंने वही सारी चीज़ें देखी। इन्होंने ब्रिटिशर्स का राज और बहुत सारी चीज़ें, तो जो जो मूवमेंट्स इनकी सक्सेसफुल रही थी गांधी जी की साउथ अफ्रीका में, वह उन्हीं सिद्धांतों पे चलते हुए इन्होंने यहाँ पे भी इंडिया में भी अपनी मूवमेंट्स शुरू की। गांधी जी का मानना ये था कि सबसे पहले जो भी मूवमेंट है, जो भी सत्याग्रह है, जो भी आंदोलन है, वो रीजनल बेसिस पे किया जाए और रीजनल बेसिस से फिर वो नेशनलिज्म बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो रीजनल बेसिस पे इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया, अहमदाबाद मिल्स स्ट्राइक की, खेरा सत्याग्रह हुआ और जिसमें गांधी जी सक्सेसफुल भी हुए। क्योंकि गांधी जी सक्सेसफुल हुए अपने सत्याग्रह में, अपने स्ट्राइक्स वगैरह में, इसकी वजह से क्या हुआ कि इनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो लोगों के बीच में बढ़ना शुरू हो गई। एक जगह पे जहाँ पे गांधी जी इंडिया में आ चुके थे और रीजनल लेवल पे वो अपने सत्याग्रह वगैरह चला रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे होम रूल मूवमेंट चल रहा था। यहाँ पे गांधी जी क्योंकि सक्सेसफुल हो रहे थे अपने मूवमेंट्स में, इस वजह से गांधी की साथ में पॉपुलैरिटी भी अमॉन्ग्स द पीपल वो बढ़ती जा रही थी। 1980 में क्या हुआ, मॉन्टेग कैल्म्सफोर्ड रिफॉर्म आया, फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ जीओआई एक्ट 1990 के बेसिस पे इसे फॉर्म किया गया था। एनी बेसेंट ने इस मॉन्टेग कैल्म्सफोर्ड रिफॉर्म को एक्सेप्ट किया और यहाँ पे होम रूल मूवमेंट को ख़त्म कर दिया गया। इस टाइम पे जो बाल गंगाधर तिलक थे, जो कि बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट ने होम रूल मूवमेंट चलाया था। बाल गंगाधर तिलक इंडिया में नहीं थे, इंडिया से बाहर थे। 1919 में रोलेट एक्ट आया, उसमें यह कहा गया था कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि जिसको सस्पिशियस तौर पे जिसके ऊपर शक है ब्रिटिशर्स का कि वो कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी वारंट के। तो 1919 जो रोलेट एक्ट आया उसका एम क्या था, एम्ड एट कर्टेलिंग द सिविल लिबर्टी ऑफ इंडियंस। इसको मार्च में पास किया गया था, मार्च 1919 में ये पास हुआ था और ये इंडिया के लोगों को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने रोलेट सत्याग्रह शुरू किया 6 अप्रैल 1919 में। इस एक्ट के अगेंस्ट यहाँ पे सत्याग्रह शुरू किया गया कि नहीं, ये एक्ट एक्सेप्ट नहीं होगा बाय इंडियंस पीपल, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई है।
जलियांवाला बाग हुआ। जलियांवाला बाग में भी इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा था, लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे 13 अप्रैल 1919 में। लेकिन वहाँ पे एक बहुत ही, आप ये बोल सकते हैं कि इंडियन हिस्ट्री का वो काला दिन रहा। वहाँ पे जनरल जनरल डायर ने इंस्ट्रक्शन दिए अपनी आर्मी वालों को कि जितने भी लोग हैं जलियांवाला बाग के अंदर, अनआर्म्ड पीपल, मासूम बच्चे, औरतें, वहाँ पे लोग, वहाँ पे हर किस्म के जो इंडियंस थे जो वहाँ पे इकट्ठे हुए थे प्रोटेस्ट के लिए, उन पे उन्होंने ओपन फायरिंग करवा दी गई। ओपन फायरिंग चला दी गई। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग मारे गए, काफ़ी सारे लोग घायल हुए। और ये एक तरह से ब्लैक डे रहा हमारी हिस्ट्री का। और क्योंकि जो जनरल डायर थे उनके ऊपर जाहिर सी बात है कोई सुपरिटेंडेंट भी रहे होंगे, लेफ्टिनेंट जनरल भी रहे होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल के बोलने पे ही या उनकी परमिशन के बेसिस पे ही उन्होंने गोली चलवाई, उसने गोली चलवाई। तो जो जनरल लेफ्टिनेंट उस टाइम के जो थे, दैट इज़ माइकल और डॉयर की निगरानी में ये सारी चीज़ें हुई, जिसका बदला सरदार उधम सिंह ने लिया। सरदार उधम सिंह ने 1940 में इस मैसेकर का बदला लिया। और जो माइकल और डॉयर थे, ये जनरल डायर नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल रहे थे हमारे, माइकल और डॉयर थे, उनके ऊपर फायरिंग हुई। आई होप आप सब ने सरदार उधम सिंह जो मूवी आई है वो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आप उसे देखना। जैसे ही ये एक बड़ा मूवमेंट हुआ, जैसे एक ये बड़ा हादसा हुआ, ये जो ब्लैक डे रहा, तो गांधी जी ने क्या किया, जो रॉलेट सत्याग्रह था उसको वापस ले लिया गया। और कहीं ना कहीं गांधी जी को ये समझ में आ गया था कि नहीं, हम इनको जितना समझ रहे हैं, जितना हम इनको हल्के में ले रहे हैं, ये उतना नहीं है। इन लोगों के अंदर किसी भी तरह की भावना नहीं है। और हम इंडियंस को लेके इन लोगों के अंदर किसी भी तरह की हमदर्दी नहीं है। इन्हें इंडिया से बाहर फेंकना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया, गांधी जी ने डिसाइड किया, ही डिसाइडेड दैट ही विल स्टार्ट अ मच बिगर मास मूवमेंट। और उसके बाद 4 सितंबर 1920 में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की। वहीं पे ही दूसरी साइड, क्योंकि कॉम्युनलिज्म का सीड जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया के दिलों और दिमाग में बो चुके थे। इंडियंस नाम हट के हिंदू मुस्लिम आ जाना, दिस इज़ अ वेरी ट्रेजिक थिंग। और उस टाइम पे लेकिन क्या हुआ कि ऑन द अदर हैंड जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ, तो ब्रिटिशर्स ने जो टर्की के जो राजा थे खलीफा, उनका मिसट्रीटमेंट हुआ। और जो खलीफा थे उनको इंडियन मुस्लिम कंसीडर करते थे पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल गुरु की तरह। जब मुस्लिम्स ने देखा कि ब्रिटिशर्स खलीफा के साथ मिसट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की। और उस मूवमेंट का नाम रखा गया खिलाफत मूवमेंट। इस टाइम पे गांधी जी को लगा कि यस, दिस इज़ द राइट मूवमेंट। जो कम्युनलिज्म की सीड बोई गई थी बाय द ब्रिटिशर्स, उसको ख़त्म किया जा सकता है। दोबारा से हिंदू और मुस्लिम्स को एक साथ लाया जा सकता है और उन्हें ये बताया जा सकता है कि हम सब एक है, ये ब्रिटिशर्स हमारे दुश्मन हैं। इसलिए गांधी जी ने इस खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया। गांधी सपोर्ट टू खिलाफत मूवमेंट एम क्या था, टू यूनाइट द पीपल ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजियंस एंड रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। इसको हमने नाम दिया खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। बट उसी टाइम पे उसके कुछ खिलाफत मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चली रही थी कि वहाँ पे चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया। चौरी चौरा एक जगह का नाम है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंस इन ब्रिटिश इंडिया। उस टाइम ब्रिटिश इंडिया के उसमें था। अब आज के डेट में आप उसको उत्तर प्रदेश बोल सकते हो। वहाँ पे चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, जिसकी वजह से गांधी जी को जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको भी वापस लेना पड़ा। लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स ने 10 मार्च 1922 में गांधी जी को साबरमती आश्रम के किनारे से
अरेस्ट कर लिया, ये चार्जेस लगाते हुए कि वो कॉन्स्पिरेसी प्लान कर रहे हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर राइटिंग 3 आर्टिकल्स इन यंग इंडिया। अगर आपको पता हो तो गांधी जी यंग इंडिया में आर्टिकल्स लिखते थे, ये आप याद रखेंगे। उनको 6 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन उनको 2 साल के बाद ही रिलीज़ कर दिया गया था ऑन द हेल्थ ग्राउंड। जब गांधी जी, जो कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया बाय द ब्रिटिशर्स, उस टाइम पे क्या हुआ कि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस में 2 तरह के दोबारा से फेस ओरिजिनेट हो गए। जैसे पहले हुए थे मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, इस टाइम पे, जिस टाइम पे गांधी जी जेल में थे, यहाँ पे 2 फेस आए, डैट इज़ प्रो चेंजर एंड नो चेंजर। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या था? पहले जो फेस आए थे उसमें सूरत स्प्लिट हुई थी, कांग्रेस डिवाइड हो चुकी थी। यहाँ पे कांग्रेस डिवाइड नहीं हुई। फाइनली दिस फेस वाज ओवर इन 1926 और गांधी जी भी यहाँ पे जेल से रिलीज हो चुके थे ऑन द हेल्थ ग्राउंड। फिर साइमन कमीशन लाया गया 1928 में। इस कमीशन इस कमीशन का क्या कहना था कि 1919 में जो GOI एक्ट लाया गया है, उस पर ये देखेंगे कि क्या क्या चीज़ों में बदलाव करना है, किस तरह से चीज़ों को फ्रेम करना है। ये साइमन कमीशन जो था, ये 7 मेंबर्स कमीशन था, बट इसमें दिक्कत क्या थी कि ये इंडिया के लिए कुछ डिसाइड करना चाह रहे थे और इसमें एक भी इंडियंस नहीं था। इसमें 7 के 7 मेंबर ब्रिटिशर्स थे। इसलिए लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि भाई अगर हमारे लिए कुछ करना चाह रहे हो तो कम से कम इंडियंस मेंबर्स तो होने चाहिए उस कमीशन में, और इंडियंस मेंबर्स उस कमीशन में नहीं है तो हम कैसे ये मान लें कि हमारे लिए चीज़ें होंगी। तो प्रोटेस्ट हुआ। इस प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय, जिसमें आपने देखा होगा कि ब्लैक वो झंडे निकाले गए थे, उस पर लिखा गया था साइमन गो बैक। तो ये प्रोटेस्ट चल रहा था जिसमें लाला लाजपत राय के ऑन द लाठी चार्ज, उन जो लाठी थी वो उनकी छाती पे लगी थी, और ये कहा जाता है कि उस छाती पे लाठी लगने से उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। उस हार्ट अटैक में उस लाठी चार्ज की वजह से, उस प्रोटेस्ट में, साइमन कमीशन के अगेंस्ट जो चल रहा था, उसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इस डेथ का बदला लेने के लिए जो रिवोल्यूशनरी थे, इस डेथ का बदला लिया लिया गया बाय द भगत सिंह एंड हिज कलीग्स। फिर नेहरू कमेटी का गठबंधन हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स का बोलना ये था कि अगर आपको इतना ही नापसंद है, अगर आपको जो भी हम कमीशन ला रहे हैं, जो भी हम एक्ट ला रहे हैं, या जो भी चीज़ ला रहे हैं, अगर आपको इतना ही नापसंद है तो आप खुद से बना लो। क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा श्योर थे कि सबकी जो राय है वो एक राय नहीं होगी, क्योंकि उन्हें पता था वो ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं लोगों को। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम में दम है तो तुम कर लो। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे नेहरू कमेटी लाई गई। उस नेहरू कमेटी के जो चेयरमैन थे, चेयरमैन मोतीलाल, उन्होंने नेहरू कमेटी को सबमिट किया, लेकिन वो जो रिपोर्ट थी वो सबके द्वारा रिजेक्ट कर दी गई। कांग्रेस सेशन हुआ उसके बाद लाहौर में, और उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। उन्होंने कहा नहीं, अब हमें कोई पॉलिसी वॉलिसी नहीं चाहिए, अब हमें कोई सीट वीट नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें पूरा स्वराज्य चाहिए, ये हमारा इंडिया है और हमारे हाथ में होना चाहिए। एंड गांधी जी को असाइन किया गया कि वो एक लॉन्च करें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1913, जिसको गांधी जी ने लॉन्च किया। 1930 में क्या हुआ, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की गई ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में बुलाया गया कि पार्टिसिपेट करें, जितने भी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेंबर्स पार्टिसिपेट करें, कांग्रेस के पार्टिसिपेट करें। लेकिन फर्स्ट मीटिंग में ना ही गांधी जी गए, ना ही कांग्रेस गई, कोई भी फर्स्ट मीटिंग में नहीं गया। वो अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मशरूफ़ थे। उनका ब्रिटिशर्स की जो सरकार थी उससे कहीं ना कहीं उनका जो विश्वास था वो उठ चुका था। लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने दोबारा से अपने उनकी जो थे, जो उनके साथ जो काम करते थे, जो गवर्नर वगैरह थे, उन पर उन्होंने जोर डाला कि यहाँ पे कांग्रेस को भी बुलाया जाए ऑन द राउंड टेबल। तो जो सेकंड मीटिंग हुई थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड कॉन्फ्रेंस में गांधी जी लॉयल थे, डिस्पाइट द फैक्ट कि डैट इवन अ पावरफुल एडवोकेसी गांधी केम बैक विथ एम्प्टी हैंड। कुछ भी नहीं मिला। गांधी जी के पॉइंट काफ़ी स्ट्रांग थे, लेकिन
जो गांधी जी चाहते थे वो नहीं मिला उन्होंने, और गांधी जी ने दोबारा से रीअज्यूम की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसके बाद ब्रिटिशर्स इम्प्लीमेंटेड सिविल मार्शल लॉ एंड ब्रूटल सप्रेशन वाज देयर, कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अगेंस्ट सिविल मार्शल लॉ लगा दिया गया और उसका सप्रेशन कर दिया गया। गांधी जी ने दोबारा से जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी जो 1930 में स्टार्ट हुई थी उसको विड्रॉ कर लिया इन 1934 में। 1932 में एक और बात हुई थी, एक और चीज़ हुई थी कि गांधी और अंबेडकर में कॉन्फ्रंटेशन हुआ था। अंबेडकर का बोलना ये था कि जो दलित समाज है, जो लोअर क्लास है, उनके लिए भी एक स्पेशल इलेक्टोरेट होना चाहिए, और गांधी जी का यही बोलना था कि ये इलेक्टोरेट डिवाइड करता है लोगों को, हमें लोगों को यूनाइट करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से ये गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में कन्फ्रंटेशन था। 1935 में जब गांधी जी ने 1934 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था, 1935 में जीओआई एक्ट लाया गया जिसमें ये कहा गया कि प्रोविंशियल इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बेसिस पे वहाँ पे इलेक्ट किए जाएंगे मेंबर। 1937 में 11 प्रोविंस में इलेक्शन हुए जिसमें 6 प्रोविंस में कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस मेजॉरिटी आई। 3 में कांग्रेस ने विद द हेल्प ऑफ द कोलिशन सरकार बनाई और 2 में अलग हुई। 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो गया और ब्रिटेन ने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया जो है वो वो ब्रिटेन का साथ देगी इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। लेकिन गांधी जी का बोलना ये था, गांधी जी का क्वेश्चन था ये ब्रिटिशर से, डेट हाउ वन एनस्लेव्ड नेशन लाइक इंडिया, कि इंडिया तो अभी किसी दूसरे के उसमें है ना, एक तरह से एनस्लेव है, नौकर है, तो डेट हाउ वन एनस्लेव्ड नेशन लाइक इंडिया कैन हेल्प ब्रिटेन अगेंस्ट द फास्टेस्ट फोर्सेस ऑफ हिटलर, उसके सामने कैसे ये लड़ेगा। और कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज थी, जो यहाँ पे कांग्रेस जीती थी, कांग्रेस ने बहुत सारे काम किए थे, इन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया अपनी अपनी प्रोविंस से, और गांधी जी ने भी ये क्वेश्चन रख दिया, गांधी जी ने बोल दिया कि जो इंडिया है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और इन लोगों ने सत्याग्रह शुरू किया। क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन ये था कि ब्रिटिशर्स ने दोबारा से क्या किया, ब्रिटिशर्स ने दोबारा से इंडिया से हेल्प मांगी कि हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। लेकिन गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को क्या बोल के डिस्क्राइब किया कि अ पास्ट डेटेड चेक ड्रॉन ऑन अ क्रैशिंग बैंक, कि ये तो वही हो गया कि एक बैंक जो है वो क्रैश हो रही है, और आप क्या कर रहे हो कि वो बैंक क्रैश हो रही है और आप पोस्ट डेटेड चेक साइन करके दे रहे हो, भाई उसका कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए गांधी जी ने डिसाइड किया टू लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट, और नेक्स्ट मॉर्निंग 9 अगस्त 1942 को जितने भी मेजर्स लीडर्स थे कांग्रेस के उनको अरेस्ट कर लिया गया। बट क्विट इंडिया मूवमेंट स्पिरिट वाज अलाइव बाय द अंडरग्राउंड मूवमेंट एंड बाय द पैरेलल गवर्नमेंट। सबको अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ पे हमारा एक छोटा सा सुभाष चंद्र बोस की स्टोरी भी आती है। दिस इज नॉट छोटा एक्चुअली, ही डिड अ लॉट फॉर द इंडियंस। सो सुभाष चंद्र बोस ये कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे इन 1938, और इनको दोबारा से री इलेक्ट किया गया था इन 1939। लेकिन क्योंकि इनके जो विचार थे, इनके जो पॉइंट ऑफ व्यू थे वो अलग थे कांग्रेस पार्टी से, जिसकी वजह से ही रिजाइन ड्यू टू सम इंटरनल डिवीजन ऑन द कांग्रेस। वो जर्मनी गए, जर्मनी में जाके उन्होंने आज़ाद हिंद फोर्स बनाई और इम्फाल कैंपेन। बाय द वे व्हाट इज़ द जो इम्फाल है वो कहाँ की कैपिटल है, वो है कैपिटल मणिपुर की, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। तो इम्फाल कैंपेन चला, आज़ाद हिंद फोर्स ने सरेंडर कर दिया टू द ब्रिटिशर्स। वो जो आज़ाद हिंद फोर्स थी वो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी कि हम बाहर से फोर्स लेके आएंगे, बाहर उन्होंने फोर्स बनाई थी, तैयारियां की थी कि बाहर से फोर्स लेके आएंगे और अपने हिंदुस्तान को आज़ाद कराएंगे। ये सुनने में जितना सिंपल है उतना सिंपल ये नहीं था, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा ये मुश्किल रहा था। सुभाष चंद्र बोस कभी जर्मनी गए, कभी रशिया गए, कभी जापानीज से हेल्प मांगी, इस तरह से उन्होंने मतलब जितना किया वो सोचना वो बहुत कम कम है अप्रिशिएट करना। उन्होंने जितना भी किया उसके लिए जितना भी अप्रिशिएशन किया जाए वो कम ही रहेगा हमेशा। हम नहीं बयां कर सकते कि हमारे जो
फ्रीडम स्ट्रगल है, उन्होंने फ्रीडम फाइटर्स है, उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है। आफ्टर दिस रिवॉल्ट की जो आज़ाद हिंद फोर्स थी उन्होंने सरेंडर कर दिया टू द ब्रिटिशर्स इन द सिंगापुर एंड दैट्स हाउ INA ट्रायल्स हैपन। आफ्टर दिस रिवॉल्ट, इस रिवॉल्ट के बाद इन द रिन कि कहीं ना कहीं उन्होंने ये देखा कि उनके साथ डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है उन्हें रॉयल इंडियन आर्मी बिकॉज ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और इन लोगों ने रिवॉल्ट शुरू कर दिया। एंड दिस रिवॉल्ट, आफ्टर दिस रिवॉल्ट इन द रिन, दैट इज रॉयल इंडियन नेवी में जो रिवॉल्ट रहा बिकॉज ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इसको हम ये बोलते हैं लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिशर्स। आफ्टर द INA ट्रायल एंड रिन रिवॉल्ट, जो ब्रिटिश PM थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा इंडिया में इन 1946। इस कैबिनेट मिशन में 3 जने थे कॉल क्रिप्स, अलेक्जेंडर एंड लॉरेंस। सम ऑफ द प्रपोजल, इसके काफ़ी सारे प्रपोजल थे जिसमें से कुछ प्रपोजल कांग्रेस ने एक्सेप्ट किए और कुछ उन्होंने नहीं किए। इन टर्म गवर्नमेंट क्रिएटेड, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्रिएटेड आफ्टर दिस। कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का बोलना ये भी था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कुछ ब्रिटिशर्स भी रखे जाएं, बट इंडिया के लोगों ने, कांग्रेस ने ये एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब संविधान भारत का है, जब संविधान भारत का है तो उसमें फिर हम बाहर वाले की हेल्प क्यों रहें, इसलिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में सारे के सारे इंडियंस थे। क्लेमेंट फाइनली डिक्लेयर द प्रपोजल रिलेटेड टू द इंडिया फ्रीडम, फाइनली इंडिया के फ्रीडम का प्रपोजल डिक्लेयर किया गया। एंड माउंट बेटन प्लान केम कि इंडिया को डिवाइड किया जाए इनटू द 2 पार्ट्स, पाकिस्तान एंड इंडिया। ये जो पार्ट्स का डिवीज़न हुआ पाकिस्तान एंड इंडिया, इसकी जो नींव थी वो बंगाल पार्टीशन में ही रख दी गई थी। अगर आप ये सोचने और समझने की कोशिश करें तो बाउंड्री कमीशन बिठाया गया जिसके जो चेयरमैन थे वो सर रेडक्लिफ थे। एंड आफ्टर दिस फ्रीडम ऑफ इंडिया वाज ऑन 15 अगस्त 1947 में फाइनली जो हमारा भारत था वो आज़ाद रहा। लेकिन भारत आज़ाद होने के बाद भी इंडिया को जोड़ना, इंडिया को यूनाइट करना, 545 और 555 कुछ प्रोविंस था उनको एक साथ लाना, ये भी एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क रहा हमारे लीडर्स के लिए। इसलिए ये बोलना कि उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया या कुछ अच्छा किया या उन्होंने ये गलत किया, ये बहुत आसान है। बट उस सिचुएशन में खड़े होना, उस सिचुएशन में डिसीज़न लेना, उस तरह के हालातों को संभालना, इंडिया में एकता स्थापित करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। सो जितना हो सके उन्हें अप्रिशिएट कीजिए, उनके चीज़ों को अप्रिशिएट कीजिए। सो दिस इज़ ऑल, this is the chronology of the Indian modern history. I hope this video will be helpful for you. Thank you guys.